Good morning, everyone. Morning. तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्फेंशियल एनालिसिस शुरू होगा। हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया, जिसमें हमने वेरियस स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना सीखा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन सीखा, और हमने विजुअलाइजेशन भी उसके अंदर देखा। देन अपन लोगों ने डेटा प्रिपरेशन को कवर किया, और अब हम चालू कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद इन्फेंशियल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं पहले इन्फेंशियल एनालिसिस क्या है।
Are you getting my screen? Yes. This PPT. Yes. So आज हम चालू करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। क्या होता है, कैसे किया जाता है, हम देखते हैं इसको। हम पहले बात करें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस is the process of using data analysis to deduce properties of an underlying distribution of probability। जो भी हमारे कोई probability का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्फर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉपुलेशन, जो कि इन्फर करती हैं पॉपुलेशन के प्रॉपर्टी। अब कोई पॉपुलेशन के बारे में आपको स्टडी करना है तो आप तो पूरी पॉपुलेशन का डेटा नहीं ले सकते ना। तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक रैंडम सैंपल या परपजिव सैंपल या कुछ भी एक सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल पे आप अपना जो भी टेस्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं, वो आप उस सैंपल पे करते हैं। और उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी जो मेरा मानना है वो सही है कि नहीं, हो सकता है या नहीं। और उसी चीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल फार्मूले यूज करते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए अलग अलग फार्मूले। वो फॉर्मूले हमें ये नहीं बताते कि जो मेरा स्टेटमेंट है, जो मैंने सोचा है, वो सही है या गलत है। वो ये बताते हैं कि भाई आपने जो स्टेटमेंट सोचा है, जो आपने एज्यूम किया है, वो एक्सेप्ट हो रहा है टेक्स्ट के द्वारा या रिजेक्ट हो रहा है। टेस्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, ये वो होता है। इसमें इसमें ट्रू एंड फॉल्स के लिए तो कोई भी टूल नहीं है हमारे पास दुनिया में आज तक कि जो सही या गलत को साबित कर सके। So it is assumed that the observed data set is sampled from a larger population। ये माना जाता है कि जो हमने सैंपल लिया है वो बड़ी पॉपुलेशन से लिया हुआ है ना, उसका हिस्सा है वो। इसलिए जो सैंपल रिजल्ट देगा, जो आउटपुट देगा, वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई होंगे, यदि वो आपका जो भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंट्रास्टेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सेपरेट है और डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सेपरेट है, सब एक दूसरे के पूरक है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज सोली कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, खाली प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व डेटा की, हम पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास है हम उसकी बात करते हैं। एंड इट डज नॉट रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट द डेटा कम फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन। हम ये भी नहीं, ये भी इस तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं कि भाई डेटा एक बड़ी पॉपुलेशन से आया, भाई ये डेटा है, इस डेटा में ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, बस कहाँ से आया क्या है हमें कोई लेना देना। इसके आगे जब हम आते हैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग पे, जो कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। So in machine learning, the term inference is sometimes used instead of mean make a prediction. By evaluating an already trained model, in this context, deducing properties of the model is referred to as the training or learning rather than inference. अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यही सब काम होता है, पर वो लर्निंग और ट्रेनिंग की तरह माना जाता है इन्फ्रेंस की जगह। उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग करना, मॉडल को लर्न कराना, मशीन को लर्न कराना या मॉडल ट्रेन करना। और इन्फ्रेंस की जगह हम ऐसा बोलते हैं। जब वो बनाएंगे प्रेडिक्टिव में तो अपन उस चीज को भी देखेंगे।
and using a model of prediction is referred to as inference instead of prediction. अब जो मॉडल हमारा बन गया उसका जो हम उपयोग करते हैं प्रेडिक्टिव में, वो रिफर टू एज इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस की तरह उपयोग करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के लिए नहीं करते। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम जो मॉडल हम बनाते हैं, मॉडल ही इन्फ्रेंशियल में लीनियर रिग्रेशन मान लो एनालिसिस किया तो आपने मॉडल बनाया, पर मॉडल आप प्रेडिक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप इन्फ्रेंस के लिए यूज कर रहे हो, है ना। अभी अपन देखेंगे इन चीजों। इसका क्या मतलब है सर? मतलब क्या होता है कि जब हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के अंदर में, तो हम ये बताते हैं कि ये वेरिएबल इस पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, टारगेट वेरिएबल पे ये थोड़ा कम इम्पैक्ट डाल रहा है, या फलाना वेरिएबल उस टारगेट वेरिएबल पे इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा है ना। ये होता है आपका इन्फ्रेंस। हाँ, यदि आप इन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करके टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करवाते तो वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस में आ जाता है। समझ गए आप? हाँ, ओके। नहीं, इसमें प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट हाँ, डिराइविंग। प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास रिजल्ट आया है स्टेटिस्टिक्स में कि भाई मान लो क्रॉप प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पेक्ट करता है रेन, है ना। रेन का पी वैल्यू आया लेस देन 0.05, तो इम्पेक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर पेस्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स का पी वैल्यू आया मोर देन 0.05, हम बोलेंगे कि पेस्टिसाइड्स इम्पैक्ट नहीं कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा इन्फ्रेंस है। क्लियर? फिर हमारे मॉडल का जो एफ स्टैटिस्टिक्स होता है जो लास्ट में निकलता है, ओवरऑल मॉडल को शो करता है, उसकी एफ वैल्यू, उसकी पी वैल्यू के थ्रू हम मॉडल को भी डिस्क्राइब करते हैं कि मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इज इट क्लियर? फिर आर स्क्वायर्ड और भी चीजें होती हैं, वो सब हम आगे देखेंगे, उस चीज को समझेंगे। इज इट क्लियर नाउ कि भाई इन्फ्रेंस क्या हो गया और प्रेडिक्शन क्या हो गया? अब हम आते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस। देयर आर two types of hypothesis: research hypothesis and statistical hypothesis. Research hypotheses are the ones that are stated in relatively statement about what you think will be outcome of the research. तो ये hypothesis वे स्टेटमेंट होते हैं, वे रिलेटिवली स्टेटेड इन रिलेटिवली स्टेटमेंट, वे स्टेटमेंट होते हैं संबंधित जो आपके ऑब्जर्वेशंस को, आपके विचारों को बताते हैं कि ये आउटकम होगा, आपके विचारों के आधार पर। ये मेयरली एक स्टेटमेंट होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन नहीं होता रिसर्च हाइपोथेसिस में, है ना? कहा जाता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उन्हें कोविड नहीं होता है, ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस। या जिनको बीसीजी के टीके लगे हैं उनको कम चांसेस होते हैं कोविड के, वह वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाते। ये भी एक रिसर्च हाइपोथेसिस, कोई डेटा नहीं है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। कंजम्पशन ऑफ शुगर मेक्स चिल्ड्रन मोर एक्टिव और हाइपर एक्टिव। बच्चे जो हैं जो शुगर खाते हैं, जो चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं। ये मानना है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, उस आधार पे हमने ये स्टेटमेंट दिया है और दिस इज ट्रू, दिस द आउटकम।
और इसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं, ये रिसर्च स्टेटमेंट है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। फोनिक्स इज बेटर फॉर टीचिंग रीडिंग देन इज ऑल लैंग्वेज, है ना, ये भी एक रिसर्च हाइपोथेसिस है, रिसर्च। सो दीज आर स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स, है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सपेक्टेड आउटकम से रिलेटेड होते हैं उसको। अब ये तो रही बात कि भाई हमने ऑब्जर्व किया यार और ऐसा हुआ, ऐसा होता है, हम जनरली देखते हैं। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में यदि पानी गिर जाए तो उस साल बारिश अच्छी नहीं होती ना, ये भी एक रिसर्च हाइपोथेसिस। अब दूसरा जो हाइपोथेसिस है दैट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। These are probabilistic mathematical statements concerning population values stated in terms of parameters used in the research. ये probabilistic mathematical statement है, संभावित गणितीय हमारे जो भी स्टेटमेंट है वो बोलेंगे probabilistic mathematical statements कंसर्निंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन वैल्यूज से कंसर्न रखते हैं, है ना, बिना पॉपुलेशन से ही सैंपल लेते हैं उसी पे काम है हम, ये कंसर्निंग पॉपुलेशन वैल्यूज। आपने बड़ी छोटा सैंपल लिया पर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड इन द रिसर्च, जो रिसर्च में हम पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं उनके आधार। अब पैरामीटर्स क्या है, दो चीजें होती हैं, एक पैरामीटर्स होते हैं, दूसरा स्टेटिस्टिक्स होती है। पैरामीटर जो भी पॉपुलेशन का होगा, स्टैटिस्टिक्स जैसे पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का मीन पैरामीटर है, सैंपल का मीन स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स है। समझ में आ गया पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में क्या अंतर है। अब हम जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है उसमें भी दो हाइपोथेसिस होते हैं, दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, दूसरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस जो डिनोट करते हैं हम H0 से डिनोट करते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम जो डिनोट करते हैं HA या H1 से डिनोट करते हैं। सब स्क्रिप्ट में होता है 1 और A और 0। अब नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कैसा होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट कैसा होता है। मान लीजिए आप दो सेक्शन है किसी स्कूल में, ए और बी किसी क्लास के, आप उनके मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, है ना, उनको कंपेयर कर रहे हैं। हम दो सैंपल की बात कर रहे हैं, या हम पॉपुलेशन को तो कंसर्न करते ही हैं ये, पर हम डायरेक्ट पॉपुलेशन से कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए दो चीजें हो सकती हैं, या आप आपके स्कूल के मैथ्स के एक सेक्शन के मार्क्स को, जो स्कूल टोटल स्कूल का, मान लीजिए अपन 10th की बात करते हैं, 10th में 4 सेक्शन है उस स्कूल में, और 4 सेक्शन के हमने सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स जो है वो मैथ्स के देखे, वो समथिंग आए 72, और एक सेक्शन सी है जिसके हमने एवरेज मार्क्स देखे बच्चों के खाली, वो आए 52। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन है ना, जो 72 मार्क्स है चारों सेक्शन के मिला के, वो पॉपुलेशन हुई। और जो सी सेक्शन है उसके 52 आए, वो हमारा सैंपल हुआ। तो देयर इज, उनमें अंतर है क्या? जो सैंपल मार्क्स हैं वो पॉपुलेशन के मार्क्स से कुछ मेल खाते हैं या डिफरेंस है या नहीं? जैसे हम इसका नल हाइपोथेसिस जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो वैसा बनता है, there is no significant difference in the mean marks of mathematics of section C and 10th standard या all the 4 classes। ये तो दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं। जब भी नल हाइपोथेसिस की बात आती है तो उसमें नो जरूर आएगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, भाई कोई अंतर नहीं है ना। नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो ए और बी सेक्शन के बच्चों के भी मार्क्स लें हम, so though there is no significant difference in the marks of mathematics of section A and section B। ये हुई नल हाइपोथेसिस। इसके अपोजिट होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। There is significant difference in the average marks of in the marks of mathematics of section A and section B। नो हट जाता है, वो अल्टरनेट हो गया। ठीक है, ये तो बात हुई कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट, एक तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस को, तीन चीजें हम मेजर करते हैं। एक तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात करते हैं, है ना, कि भाई ये चीज उस पर इफेक्ट डाल रही है नहीं डाल रही है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता। जैसे कि सनलाइट क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालती है या नहीं डालती है, ये यदि हम बात करते हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इफेक्ट, इफेक्ट अलग चीज और एक इम्पैक्ट अलग चीज होती है, तीन चीजें। एक होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं, एक जगह हम इफेक्ट की बात करते हैं, एक जगह हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है, वो इफेक्ट हुआ। इम्पैक्ट यानी एक चीज दूसरे चीज पे एक, ये भी इफेक्ट्स है पर इफेक्ट से थोड़ा सा और ज्यादा वो हो जाता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है उस पर, उसका प्रभाव होता ही होता है, मतलब उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, है ना। इफेक्ट चेक करने के लिए हम अलग तरह के टेस्ट यूज करते हैं, इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम अलग तरह का एनालिसिस करते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए हम अलग तरह के एनालिसिस करते हैं। तो वो अभी मैं ज्यादा उसके डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आगे जब आएंगे अपन उस पॉइंट पे तब मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ जो टेस्ट होते हैं, टू टेल होते हैं, वन टेल होते हैं, लेफ्ट टेल राइट टेल, ये भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, है ना। कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में अपन आएंगे इसके डिटेल में, क्योंकि थोड़ा पहले समझ लें तो ये चीज ज्यादा समझ में आएंगी। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है? A statistical hypothesis that states that there is no difference between a parameter and a specific value। जो भी पैरामीटर है पॉपुलेशन का, जो भी स्टेटिस्टिक्स आपके सैंपल की है, उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। What that there is no difference between two parameters या two statistics। यहाँ पैरामीटर लिख दिया मैंने, स्टेटिस्टिक्स states the assumption numerical to be tested। कि जो हम मानते हैं कि जो धारणा है वो टेस्ट की जाती है। बिगिन विद द assumption that the null hypothesis true। हम ये मानते हैं कि जो हमने नल हाइपोथेसिस ली है, ये हम अवधारणा लेके चलते हैं कि ये सत्य होगी, और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। पर वो सत्यता की जांच कैसे होती? सत्यता की जांच ऐसे नहीं होती कि वो बता देगा कि ये सत्य है या सत्य, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि वो जांच में ये बताएगा कि एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। आपकी जो नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट कर रहा है टेस्ट या रिजेक्ट कर रहा है, उससे हमें पता चलता है। क्योंकि कोई भी जज कभी ये नहीं बोलता कि आपने कत्ल किया है, जज ये बोलता है यू फाउंड गिल्टी और नॉट गिल्टी।
आप पे आरोप सिद्ध होते हैं, आरोप सिद्ध नहीं होते, है ना। आप दोषी पाए गए या दोषी नहीं पाए गए, कोई नहीं बोलेगा कि आप यू आर ए रेपिस्ट और यू आर ए मर्डरर और यू आर ए, है ना। ऐसा ही हाइपोथेसिस में होता है कि हाइपोथेसिस में हमें ये पता चलता है कि भाई ये हमारी जो स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस का, वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा है या अस्वीकार किया जा रहा है, ये चीज का पता चलता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है, जिसको एचए के द्वारा उपयोग करते हैं, और ये जो सॉरी जो नल हाइपोथेसिस वो हमेशा इक्वल साइन की तरह यूज होगी, जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में देखेंगे कि म्यू मी इज द पॉपुलेशन मीन, ओके इज द सैंपल मीन हियर। तो म्यू इज इक्वल टू के नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए हम सिंबॉलिक नोटेशन क्या देंगे कि कोई अंतर नहीं है तो इक्वल है। इस इक्वल का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। इस इक्वल का मीनिंग यहाँ पर ये सिंबॉलिक मीनिंग कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। तो a statistical hypothesis that states the existence of difference between a parameter and a specific value, ये डिफरेंस को के एग्जिस्ट होने की बात करता है कि हाँ दोनों में अंतर है, ठीक है। उसका उल्टा नल हाइपोथेसिस का उल्टा, और स्टेट दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर्स, सो इफ इज द अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस, ये अपोजिट है नल हाइपोथेसिस का। क्योंकि हम इसको पॉपुलेशन के रेफरेंस में बात करते हैं, इसलिए मैंने स्टेटिस्टिक्स ना लिख के यहाँ पैरामीटर्स लिख दिए हैं दोनों जगह कि हम पॉपुलेशन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। हम टेस्ट तो सैंपल से कर रहे हैं, पर हम हमारा जो इन्फ्रेंस है वो पॉपुलेशन के लिए, तो पैरामीटर्स दिए डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर जो आउटकम के द्वारा निकलता है। सो इज द अपोजिट ऑफ द नल, ये अपोजिट है नल हाइपोथेसिस के। चैलेंजेस द स्टेट्स क्यू, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेवर कंटेन जस्ट इक्वल साइन, इसमें इक्वल साइन नहीं होता है सिंबॉलिकली। आप देखेंगे कि यहाँ आप टू टेल में जो पहला वाला है अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिए नॉट इक्वल साइन, क्योंकि भाई म्यू हम ये बोल रहे हैं कि भाई उनमें अंतर है, अंतर है मतलब इक्वल नहीं है ना, इसलिए नॉट इक्वल का साइन आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, राइट टेल और लेफ्ट टेल। हम ये बोले कि भाई हमारे ऑफिस में अधिकांश लोगों की सैलरी मोर देन 50,000 है ना। हमारे यहाँ जो सैलरी है लोगों की 50,000 के ऊपर है, तो कुछ की 50 से कम भी है ना। पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो एवरेज सैलरी है वो 50 के ऊपर है ना? तो हम म्यू इज ग्रेटर देन की, म्यू जो हमने दिया है कि जो 50 हमारा म्यू है कि ग्रेटर देन के सैंपल जो सैलरी है, और ये हमारा म्यू इज ग्रेटर देन की है, तो यहाँ राइट टेल टेस्ट आ जाता है। ऐसे ही लेफ्ट टेल होता है ना। तो म्यू इज स्मॉलर देन की। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सिंबल चेंज हो रहे हैं, आप देखिएगा कि नल हाइपोथेसिस में इक्वल का ही सिंबल आता है, स्टेटमेंट सेम आएगा। नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हमेशा सेम आएगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना। मान लीजिए हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्री और पोस्ट हमने कुछ थेरेपी, पहले हमने कुछ थेरेपी देने के पहले, मान लो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं किसी कंपनी में एम्प्लॉइज के, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल लिया है साइकोलॉजिकल, उस स्केल को हमने फिल करवाया है, क्वेश्चन टाइप होता है स्केल, उसको हमने फिल करवाया एम्प्लॉइज से, और वो हमारे पास स्कोर्स आ गए सबके। इसी प्रकार हमने कुछ थेरेपी दी उनको, कुछ ट्रीटमेंट दिया, कुछ योगा करवाया, मेडिटेशन करवाया, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस उनको करवाई, कुछ समय, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना,
और उसके बाद हमने उसमें फिर उनका वही साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया स्केल के थ्रू, सेम स्केल के थ्रू, फिर हमारे पास स्कोर आए, है ना। तो प्री हो गया और पोस्ट हो गया, दो हो गए। तो ये हम सैंपल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्री पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो सैंपल नहीं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्री पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी थेरेपी है उसका इफेक्ट पॉजिटिव हुआ कि नहीं, स्ट्रेस कम हुआ कि नहीं। तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट तो इसका वही रहेगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्री एंड पोस्ट स्कोर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट। और जब हम इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, सो देयर इज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन आपने जो भी थेरेपी दी है ना, ऑन एम्प्लॉइज, so there is positive effect of intervention which we have applied on employees। तो यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये राइट टेल हो गया। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपका नो सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, यहाँ आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपने ले ली, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करो, पर नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट सेम होगा। नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा कि देयर इज नो पॉजिटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन एम्प्लॉइज, देयर इज नो पॉजिटिव इफेक्ट, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वो ऐसा ही होगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन एम्प्लॉय, ये होगा। ये नहीं होगा कि देयर इज नो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन एम्प्लॉय। तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हमेशा एक जैसा ही बनता है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं या नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात करते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नल हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में नहीं करते। पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना। तो ये पॉइंट जरा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका वो इंपॉर्टेंस होता है आगे चल के। क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस को रिसर्च में कहीं लिखते हो, तो कहाँ आपको डायरेक्शनल, ये जो लेफ्ट और राइट टेल की बात करूं, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती है ना। और जो 212 जो है वो अंडर, मतलब वो दोनों तरफ है, तो उसको डायरेक्शनल नहीं बोलते हैं। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती हैं, हमेशा हम उसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखते हैं। सर ये समझ नहीं आया। देखिएगा, आपका कोई डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो ये तो समझ में आया ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन हो गया ना। हाँ। मतलब आपका ये है कि स्ट्रेस कम हुआ होगा तभी तो पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? क्या? सॉरी। जैसे स्ट्रेस कम हुआ होगा एम्प्लॉय का इंटरवेंशन से, हाँ। जो भी हमने उनको थेरेपी दी उससे स्ट्रेस कम हुआ होगा, स्ट्रेस का स्कोर करेक्ट। कम हुआ होगा ना एम्प्लॉय हाँ। का, हम्म, तभी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मानेंगे, क्या नहीं ठीक। हाँ, एब्सोल्युटली। ना। तो जो है कि जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे पीएचडी थीसिस में, रिसर्च पेपर में, हाँ, यदि वो डायरेक्शनल नहीं है आपका अल्टरनेट स्टेटमेंट, आप डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट। यदि आप पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं किसी चीज के, तो आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखेंगे, ना कि नल का। आप ये लिखेंगे, देयर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन एम्प्लॉइज, इंटरवेंशन ऑन स्टेज ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, या थेरेपी ऑन स्टेज ऑफ एम्प्लॉइज, ये लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ थेरेपी ऑन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। व्हाई सॉरी, नॉट? क्योंकि आप डायरेक्शनल बात कर रहे हैं,
आप पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस का ही स्टेटमेंट वहां पे लिखेंगे, है ना। आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर राइट टेल या लेफ्ट टेल बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको वही स्टेटमेंट लिखना है। आप यदि नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो तो नो, वो तो सबके लिए सेम है। देखिए ना यहाँ पीपीटी पर सबके लिए सेम है कि नहीं, उसमें कैसे पता चलेगा कि आपकी 2 टेल है या 1 टेल। इज इट क्लियर। ये तो पता चलता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट से, ठीक है। अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको और समझ में आएगी चीज। अभी तो मैं आपको बताया सिंपल, ये एकदम से नहीं क्लियर होती चीजें कई बार। अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी होती हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें गलतियां तो होंगी, है ना। तो वैसे तो हमें नहीं पता होता कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। हम नहीं बोल सकते, हमारा कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर कुछ परसेंट। इतना परसेंट मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है जो मैं बोला हूँ वो सही है, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो जनरली होता है, हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं कोई भी चीज को क्लेम करने के लिए। भैया आपका कम से कम 95% तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब तो आप क्लेम करोगे। आप 50% कॉन्फिडेंस पे क्या क्लेम कर सकते हो, ये 60%, 70%, 80% एक डिफॉल्ट क्लेम परसेंटेज है कि भैया आपको 95% कॉन्फिडेंस हो तो बात करो यार, तो क्लेम करो इस चीज पे, तो हम आगे टेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। या 99% और ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, 99% पे आ जाओ कॉन्फिडेंस लेवल ना। ये दो डिफॉल्ट परसेंटेज है, और भी ले सकते हैं हम इसके अलावा, 90% भी ले सकते हैं, पर डिफॉल्ट में 95 और 99 चलता है। तो मान लो, वैसे तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। मान लो ये ट्रू है, एक सेकंड के लिए मान लो ये सही है, आपने जो नल हाइपोथेसिस बनाई है वो बिल्कुल ट्रू है, और 95% आप कॉन्फिडेंस हो इस पे कि ये ट्रू है, और वाकई ये ट्रू है मान लो, और ये एक्सेप्ट हो जाती है टेस्ट में, आपकी नल हाइपोथेसिस स्वीकार कर ली जाती है, तो ये राइट डिसीजन होगा या रॉन्ग डिसीजन होगा। हम्म? क्या क्वेश्चन है, फिर से पूछे। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, हमें पता नहीं होता कि ट्रू है नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि ट्रू है ना। वो ट्रू को चेक कर, ट्रूनेस को ही तो चेक करने के लिए हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कंसेप्ट लेके आए हैं हाइपोथेसिस में। करेक्ट। तो मान लो आपकी जो हाइपोथेसिस है, आपने जो ली है, जो एजम्पशन है आपका वो सही है, और वो एक्सेप्ट हो जाता है टेस्ट में, तो ये एक राइट डिसीजन हुआ या रॉन्ग डिसीजन हुआ। रॉन्ग डिसीजन। हम्म, राइट डिसीजन। राइट डिसीजन होगा, हाँ। क्योंकि सर देखिएगा लेकिन कोई हमेशा तो व्यक्ति नहीं, है। सर हमेशा तो वो चीज जो एजम्पशन पे नहीं चल सकते। यहाँ तो मैं समझाने के लिए टेबल बनाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मान लीजिए कि वो सही है। मैंने पहले क्या बोल दिया कि बाय द वे आप मान लो कि हाँ आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, ना हाइपोथेसिस ट्रू है, ये मान लो। मैंने पहले बोल दिया कि आप मान लो, समझने के लिए, नहीं तो टेबल को थोड़ी समझ पाओगे आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस सही है और वो एक्सेप्ट हो गई। यदि कोई चीज सही है और एक्सेप्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, आपने पूरी आंसर शीट में सही आंसर लिखे हो और आप पास हो गए, तो ये क्या हुआ, राइट डिसीजन है रॉन्ग डिसीजन है। राइट है। आपने पूरे सही आंसर लिखे और आप फेल हो गए, तो ये राइट डिसीजन है रॉन्ग डिसीजन है। सही कॉपी चेक हुई, गलत कॉपी चेक हुई है, गलत कॉपी चेक हुई, रॉन्ग डिसीजन, है ना।
यहाँ वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी मान लो नल हाइपोथेसिस ट्रू है। वैसे तो अपन को पता नहीं होता कि अपना स्टेटमेंट ट्रू है, उसी को चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ये ट्रू है और एक्सेप्ट हो गई तो राइट डिसीजन है, और ट्रू है और रिजेक्ट हो जाए तो ये एक प्रकार की एरर होगी, और इस एरर को हम अल्फा एरर बोलते हैं। अब अल्फा क्या है ये समझें। देखिए ये पूरा जो कर्व है, बेल शेप कर्व, ये रीजन बताता है, एरिया बताता है ना, ये एरिया है इसके अंदर। ये एरिया प्रोबेबिलिटी जो है टोटल 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 1 होती है, तो टोटल 1 एरिया बताता है। प्रोबेबिलिटी एरिया देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन 1 बताता है। और यहाँ पर इसके बाद ये जो एरिया है, ये यहाँ तक जो एरिया है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक जो एरिया है वो 0.05 प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद यदि कम एरिया है, 0.05 से कम है प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे यहाँ पे है ना। तो ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। यदि आपका पी वैल्यू is greater than 0.05, then null hypothesis accepted। किस पे? 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, है ना, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, उस पे ये एक्सेप्ट हो जाए। यदि p वैल्यू कम है या इक्वल है 0.05 के, तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल था यहाँ 95%, और आपका जो p वैल्यू आया है, मान लो p वैल्यू आया है 0.67, या मतलब p वैल्यू जो है 0.67 आया मान। अब 0.67 तो बहुत बड़ा है 0.05 से। नहीं, मैं आपको गलत लिख दिया यहाँ पे, 0.04 आया। तो 0.04 जो है वो छोटा है 0.05 से, p इज स्मॉलर देन, तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रही है। एक्सेप्ट कब होगी? ये भी 0.05 से ज्यादा होगा, तो एक्सेप्ट तो हो नहीं रही, एक्सेप्ट तो हो नहीं रही, ये हो रही है रिजेक्ट 0.04 पे। तो 0.04 पे रिजेक्ट हो रही, तो टाइप 1 एरर होगा, अल्फा एरर हुई। अल्फा अल्फा जो होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 1 माइनस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल, 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। तो 1 माइनस 0.05, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है हमारा? सॉरी 95% है कॉन्फिडेंस लेवल। कितना है? 95%, 0.95। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 आया, जो कि ये है। तो आपका अल्फा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना। तो आपका यहाँ अल्फा क्या था? 0.05 था। उससे ये कम है, उससे ये कम है, इसलिए रिजेक्ट हो गई, है ना। अब आपने इस अल्फा लेवल को बड़ा कम करके
0.01 कर दिया, 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गए आप। 95 की जगह अब आप आ गए 99%। आप 99% पे आपका अल्फा जो था वो 0.05 से हट के 0.01 हो जाएगा कि नहीं? 99% पे लेवल कम हो गया। अल्फा जो है वो कम हो गया, पर आपकी जो वैल्यू आई है वो P 0.04 आई है, जो कि 0.01 से बड़ी है। 0.05 से छोटी थी इसलिए रिजेक्ट हुई। 0.01 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये ये हम चीज है। कैसे डिसाइड ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 95% पे करना है प्ले कि 99% पे? पहले इसके लिए कुछ रूल्स थे, अब वो सब रूल्स खत्म हो गए। अब हम ये एजम्पशन पहले नहीं लेते हैं कि हमें 95% पे जाना है, 99% पे जाना है। हमारा जो भी पी वैल्यू आता है, हम पी वैल्यू को देख के डिसाइड करते हैं, है ना? कि भाई कुछ यदि मेरी पी वैल्यू, मान लीजिए मेरी पी वैल्यू आई है 0.007, तो ये तो 0.01 से भी कम है कि नहीं? 0.01 से कम है कि नहीं है? यस। जब ये 0.01 से कम है तो 1% पे तो ये रिजेक्ट हो ही रही है ना? तो 1 पे जब रिजेक्ट होगी तो वो चीज 5% पे भी रिजेक्ट होगी कि नहीं होगी? बताइए। हम्म। तो यहाँ जब इस तरह की वैल्यू आती है तो हम लिखते हैं कि 99% पे। जब 99% पे है तो 5 पे भी हो गई वो, तो 95 पे भी होगी। इज इट क्लियर? हम्म। हाँ, इसी प्रकार यदि कोई वैल्यू 0.07 आई तो ये 0.05 से बड़ा है कि नहीं? यस। है ना? 0.05 से बड़ा है, मतलब 95% पे एक्सेप्ट हुआ। 95% पे एक्सेप्ट हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक्सेप्ट कब होता है? जब पी वैल्यू बड़ी होती है हमारी। तो ये पी वैल्यू हमारी थी, ये बड़ी है 0.05 से, इज ग्रेटर देन 0.05, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। ये मैंने लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हो रही। तो जब 5% पे एक्सेप्ट हो रही तो नेचुरली वो 1% पे भी एक्सेप्ट हुई। गॉट इट? यस सर। ये जी। अब मामला कहाँ उलझता है? जहाँ इस तरह की वैल्यू आ जाती है जो 1.01 0.05 के बीच में है। तो आप 1% पे तो उसको आप एक्सेप्ट करवा रहे हो, पर 5% पे आपको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। सॉरी, 5% पे। इज इट क्लियर? व्हाट इट? 1% पे तो आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं क्योंकि ये आपका 0.04 0.01 से बड़ा है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। पर 5% पे रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि 0.04 जो है 0.05 से छोटा है। यहां पर चीज उलझती है कि 95% पे जाए या 99% पे जाए। गॉट इट? हाँ जी। यस सर, पर रियल लाइफ में हम क्या सिग्निफिकेंस है मैं इसका? बता रहा हूँ, तो जितनी भी बिहेवियरल साइंस की स्टडी होती है, साइकोलॉजी है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, इस तरह की जो भी स्टडी होती है वो सब 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे होती है। जितनी भी प्योर साइंस की स्टडी होती है, मतलब केमिस्ट्री हुआ या फिजिक्स हुआ या लेबोरेटरी बायोलॉजी की जो भी स्टडी होती है प्योर साइंस वाली, वो 99% होती है। क्लियर? ओके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम्म। तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते किसी चीज के प्रति,
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ही होगा, 95% होगा, 99% कॉन्फिडेंस पे नहीं जा सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। गॉट इट? Yeah. प्योर साइंस में ऐसा नहीं होता है, प्योर साइंस में जो भी चीज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होंगी, तो हम 99% तक जा सकते है ना। रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेंगे, चाहे केमिस्ट्री में कुछ भी काम कर रहे हो, फिजिक्स में कुछ भी काम कर रहे होंगे, है ना। रेजिस्टेंस इतना होगा तो करंट इतना होगा, फलाना इतना होगा, वो सेम ही रहना है कंडीशंस के साथ, वो चेंज नहीं होगा। वो 99% उससे भी ज्यादा जा सकते हैं। अब समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. हाँ जी, आप लोगों की क्वेरीज नहीं आ रही हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है सभी और ये अभिलाष और ये सब लोग शांत बैठे हुए हैं, सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं, लीलावती ने कलावती से कही जजमान नहीं है। कोशिश करें समझने की। नहीं सर, ऐसा नहीं, सुन रहे हैं। जो भी चीज समझ में नहीं आए आप बीच में क्वेरीज करें, है ना। क्योंकि क्या है, मैं भी बहुत स्लो पेस में ही लेके चल रहा हूँ इसको, पहले आपको समझाऊं पूरी चीजें, फिर अपन इसको प्रैक्टिकल पे आएंगे, है ना। मैं नहीं कि अभी एकदम से चालू कर दूं, मैं एक एक चीज कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी, अभी तो हो रही है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, प्रैक्टिकल है ना, आर पे नहीं। जैसे मैं कल कुछ काम कर रहा था, तो मैं बीच बीच में वो चीजें इसलिए बताता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जगह इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस क्या होता है, नहीं तो ये जो चैप्टर है जो रिसर्च उसमें नहीं है, उनके लिए बड़ा ड्राई चैप्टर होता है ना। तो जैसे मैं कल एक काम किया हूँ, चलो मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मेघालय का एक रिसर्च है, पीएचडी का वर्क है, मिस्टर डेविड है उनका है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले इसके बारे में। कि ये इनका एक क्वेश्चनियर इन्होंने डिजाइन किया, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन सर्वे क्वेश्चनियर है इनका, कि जो, क्योंकि मेघालय एक जो स्टेट है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो वहाँ के लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो पहले तो इन्होंने कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनका लिया है कि जेंडर, मेल फीमेल, एज कंटिन्यूस है, फिर क्लास इन विच यू आर स्टडिंग, बी कॉम, बीबीए, एम कॉम, पीजी और अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं ये खाली, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वहीं पता चलेगा ना जब कॉलेज में बच्चा पहुंचेगा, यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। फिर नेम ऑफ द कम्युनिटी, खासी, कनार, गारो, बंगाली, ये सब वहाँ कम्युनिटी रहती है। कैटेगरी दी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। रिलीजन दिया हुआ है इन्होंने, ये सब डेमोग्राफिक है। देयर द एरिया वियर हैव मोस्टली लिव्ड रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन में, स्टेट ऑफ डोमेस्टिक मेघालय, आउटसाइड मेघालय। सो व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मदर फादर के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग उन्होंने लिया कि नहीं लिया है, एनीवन, किसी ने। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का क्या है, फादर का क्या है, मंथली इनकम कितनी है, ये कुछ पैरामीटर उन्होंने दिए हैं, ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनकी। दूसरा फिर एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उन्होंने वहां पूछा कि आपने कोई कहीं जॉब किया है, किसी एंटरप्रेन्योर के साथ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन इस तरह से हैं कि व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू नो एक्टिविटी एज एंटरप्रेन्योरशिप, और इस तरह के क्वेश्चंस डाले हैं, 7 पॉइंट स्केल लिया है इन्होंने, है ना? इस तरह से कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। जस्ट अ मोमेंट में
तो एक तो ये हो गया कि भाई वर्क एंड एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस, है ना, ये एक चीज हो गई। इसमें मल्टी स्केल यूज कर लिए हैं इन्होंने। मल्टी स्केल इन दैट ये स्केल अलग है और ये स्केल अलग है, वेरी पॉजिटिव टू वेरी नेगेटिव, है ना। इस तरह से नहीं होनी चाहिए चीजें कभी भी, एक सेम स्केल होना चाहिए। यहाँ एंटरप्रेन्योर इंटेंशन की बात करते हैं, यहाँ इन्होंने जरूर सेम स्केल लिया है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एग्रीमेंट स्केल लिया 7 पॉइंट्स का, और इसमें 6 क्वेश्चन है। फिर पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड्स बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने 7 पॉइंट स्केल, सेम स्केल, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया, बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्टिव नॉर्म में भी इन्होंने वही स्केल यूज किया है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल में भी उन्होंने यही स्केल यूज किया। तो ये 4 फैक्टर हैं हमारे, है ना, 4 फैक्टर हैं कि ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप को मेजर करने के लिए उनमें क्वालिटी है या नहीं है। इंटेंशन तो एक ही उसका पार्ट है, ये इंटेंशन है ना, एक फैक्टर है जो तो यहाँ से फैक्टर चालू है। पहला फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन, दूसरा फैक्टर है पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, थर्ड है सब्जेक्टिव नॉर्म, फोर है आपका परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। ये 4 फैक्टर्स हैं। चारों फैक्टर में किसी में 4 क्वेश्चन है, किसी में 7 क्वेश्चन है, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, क्वेश्चन किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही बना होगा। सर लिकर्ट स्केल जो है वो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पॉइंट स्केल पे हो सकता है ना, विद इन वन क्वेश्चन है। लिकर्ट स्केल हर एक मतलब एक क्वेश्चनर में अलग अलग पॉइंट स्केल पे हो सकता है, कोई 5 नहीं, पॉइंट स्केल, वो सभी 7 पे लेके चल रहे हैं। सभी 7 पे और सेम स्केल, ये एग्रीमेंट स्केल देखिएगा सब जगह, चारों फैक्टर में तो एग्रीमेंट स्केल ही है सब में। बट ये है गुड प्रैक्टिस है कि एक उसमें हो सकते हैं मल्टीपल स्केल्स। नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। आप ओके, स्कोरिंग कैसे करेंगे? बट डिफरेंट क्वेश्चंस है ना, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो अलग स्केल्स पे क्यों नहीं हो सकते? क्यों? ये क्वेश्चन है, एक ही फैक्टर को तो डिनोट कर रहे हैं। हाँ नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज ये क्वेश्चन नंबर डी है फॉर एग्जांपल, अगर आप नीचे जाएं टू क्वेश्चन नंबर जी और समथिंग, ई ये पे जा क्वेश्चन रहे हैं। हाँ ई पे अगर जा रहे हैं तो ये भी 7 पॉइंट ही है। हाँ, अगर इससे नीचे और फर्दर जाए तो इस क्वेश्चनर में कहीं पर भी 7 के अलावा कोई और पॉइंट स्केल है? नहीं ले सकते, नहीं, क्योंकि जब आप इन फैक्टर को तो कंपेयर करोगे ना कहीं, अच्छा, ओवरऑल स्कोर की भी बात करोगे आप। ओके, तो वो पूरे क्वेश्चनर में सेम पॉइंट स्केल सेम चलना स्केल चाहिए। होना चाहिए, सेम स्केल और सेम टाइप ऑफ स्केल, मतलब एग्रीमेंट स्केल है तो एग्रीमेंट, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वाला, जैसे यहाँ इन्होंने शुरू में 2 स्केल अलग दिए पर वो उसके फैक्टर नहीं है, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, हम स्टडी में नहीं ले रहे हैं ना इसको। वर्क एंड एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस, यहाँ देखिए 2 स्केल दिए हैं, एक नॉट टू एक्सटेंड, ये अलग स्केल है ना, हाँ, है ना। और यहाँ भी एक और स्केल दे दिया, वेरी हैप्पी से वेरी पॉजिटिव, वेरी नेगेटिव से वेरी पॉजिटिव, 7 पॉइंट रेटिंग करना है ना। 2 स्केल इधर ही दे दिए हैं, जबकि पर ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर यहाँ से चालू ओके, है ना, जो इनके स्टडी के फैक्टर्स हैं वो हम्म, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन से चालू हुआ है। तो इसलिए ये हमारे डेमोग्राफिक में हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, अच्छा, हम इसको इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे। हाँ, अब क्लियर बात समझ में आ रहा है आपको? आ रही है सर, बट आपको आपके पास बहुत सारे पेपर्स, बिकॉज ये कहीं भी रिटन रूल नहीं देखा है, तो ऐसा सच आपके पास बहुत सारे पेपर्स आते होंगे जिसमें अलग अलग स्किल्स लिया हुआ है, जैसे वो हाँ, आपका उसको कई पंजाबी बार मॉड्यूल हमें अलग करना है। पड़ता है, सही करना पड़ता है, तो एक स्केल पे लेना पड़ता है। वो डेटा क्लीनिंग में आता है क्या? हाँ, डेटा डेटा क्लीनिंग, जैसे प्रेपरेशन। मैंने एक बताया था पिछले बार पंजाबी सिनेमा वाला मुझे करना पड़ा, हम्म, वो यही चक्कर था कि उन्होंने हर क्वेश्चन अलग था, अलग अल्टरनेटिव्स थे उनके, है ना। ओके, तो हम कैसे किसी चीज को मेजर करेंगे? क्लियर हम्म, हुआ रहता है? या, इसलिए सेम स्केल रखिएगा आप, है ना, ठीक है सर, क्वेश्चन ही उसी हिसाब से फ्रेम करिएगा जो स्केल पे सूट हो रहा हो, है ना। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, है ना?
अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने कल इस पे काम किया था, वो मैंने यही कॉपी पेस्ट कर दिया रिजल्ट, अभी इसको फिर बाद में टेबल में लेते हैं हम लोग। Objective of the study जो है, in contrast to what had already been stated above, the current study has the following objectives हमने लिया। पहला ऑब्जेक्टिव इनका, तीन ऑब्जेक्टिव इनके, to assess the level of entrepreneur intention among the college and university students। तो यहाँ मैंने फिर लिखा टी टेस्ट। पहले हम लोग जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना उसके साथ में लिख देते हैं कि जब भी कि क्या इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया था ब्रैकेट में टी टेस्ट लगेगा, है ना। तो क्योंकि हम बाद में वो टेस्ट लगाते हैं जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो नोट करते जाते हैं जहाँ पर, टू असेस द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन अमंग द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब हमारे पास इस तरह का कोई कॉलम नहीं था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आप देखिएगा क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, ऐसा कोई भी हमारे पास क्वेश्चन नहीं था। पर यहाँ जो डिस्कशन हुआ मेरा उनसे, उन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट है उनको कॉलेज मान लो, और जो नॉन ग्रेजुएट मतलब जो पीजी है उनको आप यूनिवर्सिटी लेवल पे मानो, है ना। तो यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्स होते हैं, है ना। तो अपन ने इनको कन्वर्ट कर लिया पीजीज में, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटी में, और इनको ले लिया कॉलेज में। तो दो कैटेगरी हो गई, कॉलेज और आपका यूनिवर्सिटी। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए इतना मैं करना पड़ता है, ऐसा नहीं। एक छोटी सी स्टडी के लिए हजारों लाइन का प्रोग्रामिंग होती है। ये ऐसे भी फाइल दी थी मुझे इन्होंने, तो ऐसे भी फाइल के लिए फॉरेन लाइब्रेरी यूज करके मैंने इसको कन्वर्ट किया ऐसे भी में। तो इसका ग्लिम्स देखा, स्ट्रक्चर ग्लिम्स एक ही बात होती है। फिर क्या था कि जब मैं ग्लिम्स देखता हूँ इसका, तो ये सब फैक्टर, ऐसे भी में क्या होता है वो फैक्टर फॉर्मेट में, कैरेक्टर नहीं। और जब तक आप कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते डेटा, मतलब उनके साथ कुछ भी गुणा भाग नहीं लगा सकते, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आपको वो सब कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में। तो ये मैंने कन्वर्ट फैक्टर्स इनटू कैरेक्टर, बहुत से ऑप्शन है, मैं ये यूज कर लिया हूँ, बहुत से तरीके से होता है। सब जितने भी कैरेक्टर थे उनको मैंने कन्वर्ट कर लिए। और यहाँ देखिएगा जो मैं बता रहा था आपको, एजुकेशन करके एक नया कॉलम क्लास दिया था, क्लास में बीकॉम एमकॉम ये था क्लास के अंदर, है ना। मैंने एजुकेशन करके नया कॉलम ड्रॉ किया, म्यूटेट किया है, जो इफ एल्स क्लास यदि जिनमें बीकॉम बीबीए बीटीटीएम है वो कॉलेज हो जाएंगे, कॉलेज लिखा आ जाएगा, और बाकी वैसे के वैसे रहेंगे माई क्लास में, ये बन गया। फिर एजुकेशन में जो एमकॉम एमबीए एमटीटीएम है वो यूनिवर्सिटी हो जाएंगे, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस प्रकार से एक कॉलम बन गया हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैटेगरी का। फिर इनका जो पूरा डेटा था उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री डिसएग्री और कुछ इस तरह से भी कहीं पे नंबर आ गया था। तो मैंने फिर उसको सही किया, थोड़ा सा क्लियर कट किया कि भाई क्या अपन, तो इसको कोडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 में कन्वर्ट करा है सबको। फिर इनके स्कोर्स लिए, मीन स्कोर, ये 6 थे पहले फैक्टर में, तो 6 को मैंने रॉ मीन्स लिया है इनका, है ना, और उसको मीन स्कोर ले लिया मैंने। ऐसे दूसरे फैक्टर पे मैंने वही काम किया, है ना। यहाँ मैंने वही यूनिवर्सिटी वाले अलग किए और कॉलेज वाले अलग किए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के इसमें से ये जो मैंने ये सब कर लिया, इसके बाद अलग किया। और इस पे मैंने टी टेस्ट अप्लाई कर दिया कि जो कॉलेज के हैं और जो यूनिवर्सिटी के हैं उनके बीच में, जो कि इनका पहला ऑब्जेक्टिव था, मैं ऑब्जेक्टिव फिर से बताता हूँ, टू एक्सेस द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर इंटेंशन। एंटरप्रेन्योर इंटेंशन हमारा पहला फैक्टर था, मैंने उसी पे काम किया पहले। एमंग द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यहाँ तो बिटवीन आना चाहिए, मैंने लिख दिया। तो इन दोनों के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन को लेकर, तो जब मैंने इसको टी टेस्ट लगाया पहले, मैंने अब देखेंगे बहुत सा काम करना पड़ा। ये सब करने रॉ मीन्स निकालने के बाद मैंने दो सब डेटा सेट बनाए, एक कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन का, एंटरप्रेन्योर इंटेंशन का, और एक यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योर इंटेंशन का। तो इसमें मैंने दो चीजें ली है, एजुकेशन लिया है, एजुकेशन में क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, और मीन स्कोर लिया है उस इंटेंशन का, और फिल्टर कर लिया मैंने, खाली कॉलेज वाला एक डेटा सेट मेरा अलग हो गया और एक यूनिवर्सिटी वाला भी इसी तरह से फिल्टर कर लिया।
तो अब इन दोनों में मेरे पास आ गया एक कॉलेज का डेटा सेट, एक यूनिवर्सिटी का डेटा सेट। तो कॉलेज वाले में मीन स्कोर ईआई को यूनिवर्सिटी वाले के मीन स्कोर ईआई से मैंने टी टेस्ट लगाया, कंपेयर किया, और वेरिएंस इक्वल टू ट्रू, है ना। तो जब मैंने इसको किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 सैंपल टी टेस्ट है जो मैंने लगाया, ये देखिए वहीं से टेस्ट है। टी वैल्यू 0.60 आई, डिग्री ऑफ फ्रीडम 927 है, पी वैल्यू जो है वो 0.54 है, जो कि 0.05 से बहुत ज्यादा है ना। तो हम ये मान रहे थे कि उनके मीन स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो रियली हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एंटरप्रेन्योर। अभी मैंने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं करी है, सीधे टेस्ट निकाल लिए, हाइपोथेसिस नहीं लिखा है मैंने, नल हाइपोथेसिस, वो खाली रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ पर देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, देर इज नो सिग्निफिकेंट difference in the level of entrepreneurial intention between college and university students, और ये एक्सेप्ट हो गया। सर कोई 0.54 तो 5 से ऊपर है ना? नहीं, 0.05। सॉरी 0.05 तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के जोन में आ गया ना, तो नहीं नल हाइपोथेसिस। नहीं, नो सिग्निफिकेंट में आएगा ना, इधर साइड होता है तो नॉन सिग्निफिकेंट में आता है। 0.05 से छोटा होता तो वो सिग्निफिकेंट में जाता, 0.05 से बड़ा तो नॉन सिग्निफिकेंट में। नल हाइपोथेसिस के एरिया में आ गया ना। अच्छा, ओके। इज इट क्लियर? नल हाइपोथेसिस के एरिया में आ गया ना ये। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। 0.05 से यदि कम होता तो रिजेक्ट हो जाती नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी इसकी, ये मैंने निकाला। दूसरा इनका एक ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योर इंटेंशन। तो इसमें एक तो एनोवा लग सकता है, और इसके अंदर एक तो फैक्टोरियल डिजाइन भी बन सकता है। अब क्या होगा कि यदि एनोवा लगाते हैं तो सस्ते में छूट जाएंगे, है ना, सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को लेके। और यदि फैक्टोरियल डिजाइन होता है तो काम बहुत बढ़ जाएगा, करीब 250-300 हाइपोथेसिस बनेंगी, और एनोवा होगा तो हमारे पास 11 हाइपोथेसिस बनेंगे। सर ये टी टेस्ट और एनोवा कहाँ लगता है, मेरे को तो अभी भी क्लियर नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, क्या दिख रहा है आप, ये वर्ड क्या है? इफेक्ट। 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 यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस, मतलब इम्पैक्ट है कि नहीं है उसका एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन के, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना। Okay. मैंने अभी फॉर्मुलेट नहीं करनी इसलिए, है ना। हम्म। तो यहाँ क्या लगा, टी टेस्ट लगा, दो ग्रुप Okay. के बीच के दो ग्रुप के बीच के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट जो हम चेक करेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिएगा क्या होता है कि अब इन्होंने डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारी दी है ना। तो यहाँ हमें डिसाइड करना होता है, तो जेंडर को हम ले सकते हैं, मेल फीमेल 2 कैटेगरी, ये डेमोग्राफिक में आ जाएगा। भाई मेल और फीमेल में एंटरप्रेन्योर इंटेंशन को लेकर के सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके, सो जब भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स होता है या बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल होता है तो टी हाँ, टेस्ट लगता है। अभी हम एंटरप्रेन्योर हमारा अलग स्कोर है, एंटरप्रेन्योर अलग स्कोर है, और मेल फीमेल एक अलग जेंडर हो गया, है ना। तो यहाँ आप टी टेस्ट भी लगा सकते हैं, पर मैं एनोवा क्यों सजेस्ट किया मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत से डेमोग्राफिक वेरिएबल आएंगे। अभी तो एक जेंडर ही लिया, एज पे मैंने काम किया, एज कंटिन्यूस था इनका, तो इनका जो एज का रेंज है वो 34 तक है। कितना है? 18 to 34। तो वहां कुछ बाइफरकेट नहीं हो पा रहा है। एज को यदि मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करूं, लेस देन 30 एंड अबव 30, तो वहां दिक्कत ये होगा कि जो 30 के ऊपर है वहां खाली 9 ही लोग, 900 समथिंग इनका डेटा है, 900 के ऊपर का डेटा है इनका।
जिसमें 9-10 ही जो हैं वो 30 के अबव है। तो एज जो है उतना अच्छा डेमोग्राफिक वेरिएबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं उसको क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करके और उपयोग कर पाऊँ। तो ये मैंने अवॉइड कर दिया। इसको डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे हिस्टोग्राम, पर इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो अपन कर ही चुके हैं, पर इसको डेमोग्राफिक में नहीं लेंगे। डेमोग्राफिक में मैं जेंडर ही लूंगा। फिर डेमोग्राफिक में मैं ये भी नहीं लूंगा कम्युनिटी, क्योंकि ओपन एंडेड है और इसमें बहुत सी, और मुझे नहीं मालूम इनकी क्या रेटिंग दी जाए। डेमोग्राफिक में मैं ये भी नहीं लूंगा, एससी एसटी भी नहीं लूंगा, रिलीजन भी नहीं लूंगा, सेमी रूरल अर्बन भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। डेमोग्राफिक में मैं ले रहा हूँ जेंडर। और डेमोग्राफिक में जो मैंने नोट किए थे, एजुकेशन ले सकता हूँ, एजुकेशन ले सकता हूँ जो मैंने माना था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और एक होगा एसीएस स्केल। अब एसीएस स्केल तो इन्होंने दिया नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मेजर करने के लिए मैं जो चीजें उपयोग करूंगा इस जो डेमोग्राफिक में से, एक तो मैं उपयोग करूंगा ना जेंडर करूंगा, ना एज करूंगा, ना एजुकेशन करूंगा। सोशियो इकोनॉमिक के लिए, सोशियो इकोनॉमिक के लिए मैं कैटेगरी यूज करूंगा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। पहली चीज ये ऑब्जर्वेशनल स्केल बनाऊंगा मैं इसको। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो मेरे पास है मैं उसके हिसाब से इसकी रेटिंग दूंगा कि भाई एस टी जो है 1 है, एस सी 2 है, ओबीसी 3 है, जनरल 4 है। ऐसे मैं रेटिंग दूंगा, है ना, ऑर्डर दूंगा, रेटिंग नहीं ऑर्डर दूंगा। तो ये मेरे पास एक स्केल के लिए क्वांटिटी होगी। रिलीजन नहीं लूंगा मैं इसमें। मैं इसमें पेरेंट की एजुकेशन को इन्वॉल्व करूंगा, मदर फादर की एजुकेशन, इनको स्कोरिंग दूंगा। प्राइमरी 1, सेकेंडरी 2, हायर सेकेंडरी 3, ग्रेजुएट 4, पोस्ट ग्रेजुएट 5, प्रोफेशनल डिग्री 6। नन को लेंगे ही नहीं, हम कुछ भी नहीं देंगे, है ना। ना जीरो देंगे ना कुछ देंगे। जीरो दे सकते हैं ना, नन को जीरो दे देंगे। यदि लिखा है किसी ने नन लिखा है तो कुछ तो देना पड़ेगा, जीरो देंगे। मदर का भी हम लेंगे। तो हमारे पास एक तो कैटेगरी हो गया जनरल, एससी एसटी, एक फादर और मदर का एजुकेशन हो गया। ये दो एसीएस स्केल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इन इन इंटरनली हम लोग यूज कर रहे हैं एसीएस स्केल, एक अलग से एसीएस स्केल नहीं लिया है इन्होंने, ये इन्होंने मिस्टेक कर दी। तीसरा ऑक्यूपेशन लेंगे हम, मदर फादर। अब जो भी मैं देखूंगा किस तरह की कितनी क्या ऑक्यूपेशन है, फिर उसको या तो हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ओपन एंडेड दे दिया है इन्होंने, उसको हम करेंगे कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं। फिर मंथली इनकम होगा। इन सबको मिला के इनकी स्कोरिंग करने के बाद मेरे पास कुछ एक स्कोरिंग आ जाएगी। सबको मैं न्यूमेरिक कन्वर्ट कर दूंगा, स्कोरिंग आ जाएगी। उस स्कोरिंग के आधार पे मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम, और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। वहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वार्टाइल्स के द्वारा बनाते हैं हम उसको, तो वो मैं बनाऊंगा। तो 3 कैटेगरी हो जाएंगी मेरे पास, लो, मीडियम और हाई एसीएस। जेंडर मेरे पास 2 हो गए, एजुकेशन मेरे पास 2 हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो अब जो बात ये बोल रहे हैं सेकंड इसमें, ऑब्जेक्ट टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेमोग्राफिक मैंने 2 ही ली हैं, एजुकेशन और जेंडर। और सोशियो इकोनॉमिक तीसरा हो गया, 3 चीजें हो गई। 3 के आधार पे मुझे एंटरप्रेन्योर इंटेंशन जो मैंने स्कोर निकाला हुआ है उसको कंपेयर करना है। तो यदि मैं इसको लेके चलूं टी टेस्ट के हिसाब से तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। तो बेटर होगा कि मैं एक जेंडर को लेके पहला बात करूंगा एनोवा में, दूसरा पॉइंट आएगा एजुकेशन को लेके, तीसरा पॉइंट आएगा एसीएस को लेके।
ये 3 प्रकार से मैं बता दूंगा कि भाई जेंडर के हिसाब से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, एजुकेशन को लेके है कि नहीं, और एसईएस को लेके है कि नहीं। इसके बाद जेंडर और एजुकेशन दोनों को मिला के, भाई जो मेल है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है उसका, में पढ़ रहा है, वो जो मेल है कॉलेज में पढ़ रहा है उसका, फीमेल है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है उसका, फीमेल जो कॉलेज में पढ़ रही है उसका। इस प्रकार से ग्रुप हो गए, उसके हिसाब से मैं देखूंगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। यदि मैं टी टेस्ट बनूं तो बहुत सारे करना पड़ेंगे, इसलिए एनोवा में हम सस्ते में छूट जाते हैं, एक ही बार में हो जाता है। मैं जब लगाऊंगा, ये अभी मैंने लगाया नहीं है तो बताऊंगा आप। तीसरा, एक तो हो गया आपका जेंडर और एजुकेशन, फिर जेंडर और एसीएस, कि मेल जो है वो लो एसीएस है इस प्रकार से, फीमेल लो एसीएस मीडियम। फिर एजुकेशन और एसीएस, इनको मिला के फिर जेंडर एजुकेशन एसीएस तीनों को लेके, तो ये नोवा से पूरा खेल हो गया कंप्लीट। तो ये सब जो है इफेक्ट, भाई तीनों का मिला जुला इफेक्ट, दो दो का इफेक्ट, एक का सिंगल का इफेक्ट। अब समझ रहे देखते जी आप एनोवा क्यों यूज किया, हम्म है ना। यदि मैं टी टेस्ट करूंगा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे ग्रुप बनाना पड़ेंगे अलग से, है ना, ग्रुप बनाना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसकी जगह होता है कि इनोवा लगा के सस्ते में छूट जाओ क्या। अभी मैं इनोवा की भी जब आपको मेरिट्स डीमेरिट्स बताऊंगा चीजें समझ में आएंगी, वो टी टेस्ट मेरिट्स डीमेरिट्स अभी अपन सब चीजें पाएंगे थ्योरी पे। ये इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इसके बाद अपन वाइंड अप करते हैं, 5 मिनट हो। टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल एटीट्यूड, जो उनका एक फैक्टर है, सब्जेक्टिव नॉर्म भी एक फैक्टर है, परसिव्ड बिहेवियर भी एक फैक्टर है, और एंटरप्रेन्योर इंटेंशन जो अपना फर्स्ट फैक्टर, मतलब ऐसे 4 फैक्टर हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। जहां रिलेशनशिप की बात आती है वहां कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन टी टेस्ट में होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप कोरिलेशन के थ्रू ही मेजर होती है। तो कोरिलेशन टी टेस्ट होता है। क्या होता है कोरिलेशन टी टेस्ट, उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। 3 तरह के टी टेस्ट होते हैं, एक पेयर्ड, एक इंडिपेंडेंट, एंड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन टी टेस्ट मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ ये बता रहा है कि मीन स्कोर एआई ईआई का, और जो पेरेंट जो पर्सनल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं इसका, और इसका, इन दो का लिया मैंने पहले, है ना। इन दो के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, दो के तो नहीं है साहब, पी वैल्यू बहुत ही कम है। ई का मतलब होता है 10, 10⁻⁻16, 2.2 इंटू 10⁻16। तो ये तो बहुत ही छोटी संख्या है, जीरो के बहुत करीब है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंटरप्रेन्योर इंटेंशन एंड पर्सनल एटीट्यूड में, कोई भी अंतर नहीं, बोथ आर कोरिलेटेड, है ना। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, हाईली रिलेटेड। इन दो का लिया, फिर इसके बाद वही इंटरप्रेन्योर इंटेंशन को मैंने सब नॉर्मल नॉर्म्स जो हैं यहाँ दिया हुआ है, सब्जेक्टिव नॉर्म, सब्जेक्टिव नॉर्म के बीच में जो है वहां भी नहीं। फिर पीबीसी की बात करी है मैंने, पीबीसी का मतलब हुआ आपका यहाँ पे परसिव्ड बिहेवियर कंट्रोल, वो लास्ट फैक्टर था, उसके साथ किया। फिर ये हो गया, तो ये 3 बन गई। फिर इसके बाद यहाँ तो मैंने ईआई को किया था, अब मैंने जो पीए जो है, क्या है नाम दिया हुआ है, पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड का अब मैंने लिया है। पर्सनल एटीट्यूड के पहले सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ, फिर पर्सनल एटीट्यूड को मैंने पीबीसी के बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर। तो पर्सनल एटीट्यूड हो गया कंप्लीट, फिर सब्जेक्टिव नॉर्म को पीबीसी के साथ किया। तो इस प्रकार से ये सब मैंने कर दिए और सब में सिग्निफिकेंट आए।
नो सिग्निफिकेंट आया, सॉरी सिग्निफिकेंट आया, कोई पी इज लेस देन 0.05, तो सब में सिग्निफिकेंट आया रिलेशन, है ना। तो ये एक अपना ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो इस प्रकार से देखना पड़ता है कहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा। अभी अपन पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आने लगे हाँ कौन सा लगना चाहिए। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीजें वो आ जाएंगी, फिर आप कंक्रीट हो जाओगे कि यहाँ ये नहीं यही लगना चाहिए। अब यहाँ एनोवा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एनोवा के बाद यदि मैं इंटरसेल रिलेशन की बात करता हूँ, मुझे सही आंकड़े मिल जाते तो मैं फैक्टोरियल डिजाइन पे भी स्विच कर सकता हूँ सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। और फैक्टोरियल डिजाइन पे स्विच करता हूँ तो मेरे पास करीब 267 खाली पर्सनल सॉरी एंटरप्रेन्योर इंटेंशन की हाइपोथेसिस, खाली एक ही फैक्टर की 267 नई हाइपोथेसिस डेवलप हुई। कितनी? 267। अदरवाइज खाली एनोवा लगा रहा हूं तो 11 ही हो रही है। नहीं तो 267 हाइपोथेसिस खाली एक फैक्टर की होगी, क्योंकि इन्होंने एक ही फैक्टर की बात करी। हाँ, यदि चारों फैक्टर की करूंगा तो 267 इंटू 4 करना पड़ेगा, और फिर एक स्कोर की अलग कंप्लीट टोटल स्कोर लेता हूँ तो मान लो आप 1000 के ऊपर हो जाएगी, है ना। तो डिपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ खाली इन्होंने इंटरप्रेन्योर इंटेंशन की बात करी तो हम स्विच कर सकते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन पे स्विच करने की खाली कंडीशन रहेगी कि हमारे पास हर सेल में एक एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स होने चाहिए, और वो मिनिमम 30 होने चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा कि जब सेल बनाएंगे क्रिएट करेंगे तब हम फैक्टोरियल डिजाइन पे जा सकते हैं। और इसको एनोवा की जगह, एनोवा तो रहेगा ही, जो 11 हाइपोथेसिस एनोवा की वैसी ही रहेंगी, इसके साथ साथ हमारे टी टेस्ट भी लगेंगे, तो उसकी वो हाइपोथेसिस बढ़ जाएंगी, 256 हाइपोथेसिस बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये स्टडी होती है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को आज? हाँ जी, हाँ, सभी जी, सभ्य आया क्या समझ समझ में? में काफी कुछ आया है, एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, मैं इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी आपको दिखाता हूँ जो मैं करंटली करता रहता हूँ, तो आपको समझ में आए कि हम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं इसको यहाँ, है ना। मतलब बहुत इजी नहीं होता है डेटा एनालिटिक्स पार्ट, काफी डेप्थ नॉलेज, काफी चीजें समझना, है ना। खाली लोग, मैंने देखा है एसपीएसएस चलाना आ गया तो सब हम तो कर लेते हैं एनालिसिस, हमें तो आता है एनालिसिस, पर उसके पीछे कितना आपको वो चाहिए। तो वो ये हो गया कि टिकटॉक बनाना आ गया लोगों को। क्या वो चीजें हैं? टिकटॉक नहीं है सर अभी। नहीं है, पर मतलब उस तरह से वीडियो अब डलने ही लगे हैं ना आजकल तो। आप देखेंगे फेसबुक पे ही डालने लगे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे डालने लगे हैं, टिकटॉक की जगह उनने ले ली। तो ये चीजें हैं कि थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए पड़ता है चीजों को, कहाँ क्या करना है। शुरू में यदि आप कुछ काम करते हैं तो गाइडेंस लेके करें, हाँ यार इसमें ये लग सकता है, नहीं लग सकता है, या नेट पे सर्च करें गाइडेंस में, है ना। वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक पेपर बताया था कल परसों, हाँ सर। वो मैं गया था उस पे साइट पे, वो पीयर रिव्यू है। मीनिंग? मतलब कि जो एक्सपर्ट को रिव्यू के लिए नहीं भेजते हैं, जो लोग उसमें वो ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग आपस में रिव्यू देते हैं, तो इसलिए वो पेपर वहाँ पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद रिव्यू दिए जाते हैं। ओके, तो मतलब वो गलत था, स्टिल पब्लिश गलत है, हो गया, गलत है तो उन्होंने पेपर ही। एक्नॉलेज किया कि गलत है। हाँ गलत है, पीयर रिव्यू है ना, तो अपन कुछ उनको लिख भी नहीं सकते क्या। वो तो एक प्लेटफॉर्म दे रखा है आपके पेपर को अपलोड करने के लिए, इस प्रकार से है वो।
और वहां से वो बंदी ने डाउनलोड कर लिया, उसको ये नहीं मालूम कि ये साइट क्या है। ये भी बहुत जरूरी होता है, आप कहाँ से पेपर किस पब्लिकेशन का छपा हुआ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लें। इट क्लियर, वो बहुत जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट टाइम हो गया आप लोगों का। और कुछ पूछना है किसी को? सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा आज। हाँ ये कर ही दूंगा, मैं आज ही कर दूंगा, है ना, भी आधे घंटे में कर देता हूँ। ओके। ठीक, ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक गुड यू सर। वीकेंड। यू टू सर। आपका वीकेंड मंगलमय रहे, सैटरडे। ओके, थैंक्स एवरीवन। ओके, थैंक यू। और मैं इसका पीपीटी भी कर देता हूँ अपलोड, दोनों चीजें कर दूँ, ठीक है।